हेलो फ्रेंड्स, अभी रसिया और यूक्रेन के बीच जो क्राइसिस चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस या फिर कोई भी खाने का चीज़ या फिर जो कॉपर या फिर निकल जैसे मेटल हो गया, रॉ मेटेरियल जैसे हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट आ रहा है उसके प्राइस में और डेली $20 अप एंड डाउन जा रहा है। तो ये स्पेसिफिक चीज़ को ही छोड़ दीजिए, अगर दुनिया में किसी भी चीज़ का प्राइस अप एंड डाउन होता है तो उसमें एक ही रीज़न है और सिंगल रीज़न की वजह से दुनिया में किसी भी चीज़ का प्राइस अप एंड डाउन हो सकता है। तो वो चीज़ है डिमांड एंड सप्लाई का गैप। तो अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है देन चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है देन चीज़ों का प्राइस ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। तो ये सिंगल रीजन की वजह से ही दुनिया में किसी भी चीज़ ऑपरेट करती है। हाँ, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स हो गया या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया या फिर किसी भी रीजन हो सकता है, लेकिन जो मेन रीजन होता है वो डिमांड एंड सप्लाई का गैप ही होता है। लेकिन आप लोग अभी सोच रहे हैं कि हाँ, अगर हम देख रहे हैं कि आलू का प्राइस ज़्यादा बढ़ गया देन हमें मार्केट जाने से पता चलता है, मार्केट जाने पे ही डिमांड एंड सप्लाई का गैप पता चलता है। लेकिन ये सब चीज़ों का मार्केट कहाँ पे है? आज हम ऐसे ही एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि ये सारे चीज़ों के लिए एक मार्केट के रूप में काम करती है। उसका नाम है MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इस सारे चीज़ों का, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया या फिर कोई रॉ मटेरियल हो गया या फिर कोई एग्रीकल्चर चीज़ हो गया, उसके लिए एक मार्केट के रूप में काम करते हैं। जैसे हमें शेयर खरीदना है देन हम BSE और NSE में जाते हैं जो कि एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं। उसी तरह से अगर किसी को क्रूड ऑयल में या फिर नेचुरल गैस में या फिर किसी रॉ मटेरियल में ट्रेड करना है, उसका फ्यूचर खरीदना है, उसका ऑप्शन खरीदना है, तो ये MCX में जाते हैं। तो चलिए आज इस कंपनी का एनालिसिस करते हैं, समझते हैं इसका बिजनेस क्या है, ये पैसा कहाँ से कमाते हैं, इसका अपॉर्चुनिटी क्या क्या है और सबसे बड़ी बात, इसके पास क्या क्या रिस्क फैक्टर है और क्या ये अभी अच्छे वैल्यूएशन में अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि MCX का जो फुल फॉर्म होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यानी कि इसके नाम पे ही कमोडिटी है। और इसका अगर हम काम देखेंगे देन इसका काम है जो कमोडिटी डेरिवेटिव में ऑपरेट करना। तो पहले समझते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव होता क्या है। तो कमोडिटी का सिंपल मतलब है जो भी रॉ मटेरियल हो गया, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, व्हीट हो गया, पैडी हो गया, फिर किसी भी तरह का मिनरल जैसे कि निकेल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी हो गया, तो ये सब कमोडिटी में आता है। तो ये डेरिवेटिव क्या है? तो डेरिवेटिव को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो कोई भी चीज़ हम आज अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं वो किसी न किसी चीज़ से डिराइव होता है। जैसे हम शुगर कंज्यूम करें वो शुगर केन से डिराइव होता है, जैसे हम राइस खा रहे हैं वो पेटी से आता है, जैसे हम पेट्रोल और डीजल यूज करें वो क्रूड ऑयल से आता है। तो जो जिस चीज़ से वो चीज़ डिराइव होता है उसे बोला जाता है अंडरलाइंग एसेट, यानी कि वो मेन चीज़ होता है जहाँ से ये लोग डिराइव करते हैं। और जो चीज़ डिराइव होता है उसे बोला जाता है डेरिवेटिव। तो कमोडिटी डेरिवेटिव का ये सिंपल मीनिंग हो गया कि जो रॉ मटेरियल जैसा होता है और जो डिराइव होता है वो किसी एक फर्म से डिराइव होता है, उसका जो ट्रेड होता है उसे बोला जाता है कमोडिटी डेरिवेटिव। तो ये तो हो गया ये कंपनी किस बिजनेस में ऑपरेट करती है। तो इस सेक्टर का अगर हम सिनेरियो देखेंगे तो ये कंपनी इसमें एब्सोल्यूट मोनोपोली है, यानी कि इस कंपनी का इस सेक्टर में 93% मार्केट शेयर है। ये तो हो गया पूरा ओवरऑल सेक्टर का बात। अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करेंगे देन जो प्रीशियस मटेरियल, एनर्जी और बेस मटेरियल में इस कंपनी का 100% मार्केट शेयर है, यानी कि इस सेक्टर में इंडिया में जो कोई भी ट्रेड हो रहा है वो इस एक्सचेंज के थ्रू ही हो रहा है। एक चीज़ में ये थोड़ा सा पीछे हो जाता है जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटी। इस सेगमेंट में इनका 26.87 मार्केट शेयर है और इस सेगमेंट में बाकी का मार्केट शेयर इनके कंपटीटर NCDEX के पास है। और अगर पूरे सिनेरियो का बात करें, पूरे सेक्टर का ओवरऑल बात करें तो NCDEX के पास 7% मार्केट शेयर है, जबकि इनके पास 93% मार्केट शेयर है। तो अभी देखते हैं इस कंपनी के पास क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। तो पहला चीज़ ये है कि जब ये कमोडिटी मार्केट में ही ट्रेड करते हैं तो अगर नंबर ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हो जाएगा देन इनका जो रेवेन्यू है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ये बहुत सारे कमोडिटी को अपने एक्सचेंज में ऐड करते हुए जा रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली इन्होंने जिंक, लेड, निकेल, कॉपर, ये सारी चीज़ों को अपने प्लेटफॉर्म में ऐड किया। और दूसरा चीज़ ये है कि रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि ये बड़े बड़े फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर पाए। तो जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, हेज फंड हो गया या फिर बड़े बड़े कंपनीज आके इस सेक्टर में ट्रेड करते हैं तो इनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो इनका रेवेन्यू भी ज़्यादा होता है। तो अभी देखा गया है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड को अलाउ किया है कि वो कमोडिटी में आके ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके वजह से हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में बहुत सारा पैसा इस प्लेटफॉर्म में आ रहा है, जिसके वजह से इनका नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा हो रहे हैं और नंबर ऑफ ट्रेड्स जब ज़्यादा हो रहे हैं तो इनका कमीशन ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से इनका रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तीसरा चीज़ ये है कि ये बहुत सारे चीज़ों में बहुत ही अच्छी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर करते हैं, क्योंकि सोचिए किसी कमोडिटी में ही बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो अगर ये बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं तो किसी कमोडिटी में प्रॉब्लम की वजह से उनके पूरे प्लेटफॉर्म को
प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और चौथा चीज़ ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन बने, इंडिया चाइना की तरह ग्रो करे, देन कमोडिटी का ट्रेंड होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है देन आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे। इसके लिए हम चाइना का एग्जांपल देख सकते हैं, क्योंकि जब चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनने का ट्राई करा था तो उसके जो कमोडिटी एक्सचेंज है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करे थे। अगर हम चाइना का स्टोरी इंडिया में रेप्लिकेट करना चाहते हैं देन हमें इजीली इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और पांचवा चीज़ ये है कि बहुत सारे नई नई चीज़ लॉन्च करते रहते हैं, जैसे कि हम बीएसई और एनएसई में निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये सारे इंडेक्स देखते हैं। इस तरह से ये गोल्ड के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, फिर रॉ मटेरियल के लिए बहुत सारे नए नए इंडेक्स निकालते हैं। तो एक तरह से पूरा अपना मार्केट बनाने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि हम शेयर खरीदने के लिए बीएसई और एनएसई को एक पूरा मार्केट के रूप में समझते हैं, इनके पास इंडेक्स भी है, इनके पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। उस तरह से अगर हम कमोडिटी के बारे में सोचते देन हमारे दिमाग में पहले एमसीएक्स का नाम आता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे मार्केट को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखे और कंट्रोल करके रखे। और लास्ट चीज़ ये है कि ये जो मार्केट है वो भी बहुत ही नया है। जिस तरह से 10 या 15 साल पहले शेयर खरीदने का मार्केट हुआ करता था, आज ये कमोडिटी मार्केट को उस स्टेज में ही है। जो जब लोगों का मैच्योरिटी आएगा, लोग इसके बारे में एजुकेट हो जाएंगे, तो शायद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ये था वो सारा चीज़ जिसके वजह से ये कंपनी आगे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकती है। तो अभी समझते हैं इसका वैल्यूएशन क्या है और इसका रिस्क क्या है। तो अगर हम इसका वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, इन्हें ऑब्वियसली अभी बहुत ही एक्सपेंसिव है। और एक्सपेंसिव होने का रीजन भी ये है क्योंकि ये कंपनी पूरे मार्केट में 93% मार्केट से लेके बैठी है और कंप्लीट मोनोपोली है इस कंपनी का। और आगे इस सेक्टर में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है इसके पास ही आएगा। और ये सेक्टर अभी बहुत ही अनपेनिट्रेटेड है, यानी कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो जब लोग एजुकेट हो जाएंगे, लोग इसमें ट्रेड करने के लिए आएंगे, देन पूरा का पूरा जो अपॉर्चुनिटी है इसी कंपनी के पास ही आएगा। तो ये ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, लेकिन ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये वैल्यूएशन सूट करता है या फिर नहीं। लेकिन इसमें बेट करने से पहले आपको इसके रिस्क के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें भी बहुत ही कुछ क्रिटिकल रिस्क है जिसकी वजह से कंपनी को आगे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो पहला हो गया रेगुलेशन, क्योंकि जो कमोडिटी मार्केट है वो बहुत हद तक गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल है। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल का ट्रेड हो गया या फिर क्रूड ऑयल का ट्रेड हो गया तो बहुत हद तक गवर्नमेंट इस चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो गवर्नमेंट अगर किसी भी तरह से रेगुलेशन ला देती है जो कि इस कंपनी के ऊपर बुरा इफेक्ट करेगा, देन ये कंपनी बहुत बड़े प्रॉब्लम में जा सकती है। जैसे कि रिसेंटली ये लोग ट्राई कर रहे थे कि पेटी का, व्हीट का या फिर सोयाबीन का ट्रेड करने की, लेकिन गवर्नमेंट के रेगुलेशन की वजह से ये कमोडिटी अभी कुछ देर के लिए सस्पेंड हो गया है। दूसरा चीज़ ये है कि इसके मोनोपोली होने के बावजूद अभी नए नए प्लेयर्स इस फील्ड में एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि एनएसई, बीएसई, जहाँ से हम स्टॉक खरीदते हैं, उन्हें भी गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे दिया है कि आप अपने प्लेटफॉर्म में कमोडिटी का ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी बहुत एक तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है इन लोगों को, क्योंकि एनएसई और बीएसई के पास एक बहुत ही बड़ा यूजर बेस है। तो उस यूजर बेस को यूज करके वो बहुत ही अच्छी तरीके से इनसे मार्केट छीन सकते हैं। तो तीसरा और चौथा पॉइंट थोड़ा लिंक है, तो अगर आपको चौथे पॉइंट को समझना है देन आपको तीसरे पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इनका जो फी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितने वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है और कितना बड़ा ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप बड़े वॉल्यूम में ट्रेड हो रहे हैं, फिर कोई बड़े अमाउंट में ट्रेड हो रहा है, तो इनके पास अच्छा खासा पी आ जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का जो प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, अप डाउन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रहा है, इसकी वजह से इनका मार्जिन भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और जब इनका मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, नंबर ऑफ ट्रेडिंग कम हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इसके वजह से इस कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा इफेक्ट हम इसके यूजर बेस में भी देख सकते हैं। क्योंकि 2010 में इनके पास लगभग 2000 मेंबर थे, लेकिन अभी अगर इनका एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ेंगे देन 2020 में इनके पास सिर्फ 700 मेंबर है। तो ये जो मेंबर का इजाफा हुआ है सिर्फ और सिर्फ वो मार्जिन और ट्रेडिंग की वजह से ही हुआ है। तो इनको ये चीज़ों में ही बहुत कुछ सुधार करना बाकी है। और लास्ट दो चीज़ ये है कि इनके बहुत सारे सीनियर मेंबर अभी कंपनी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि सीनियर मेंबर या फिर जो कंपनी के हायर एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनके पास ऐसा कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होता है जो कि हम सारे रिटेल इन्वेस्टर को या फिर अदर इन्वेस्टर को पता नहीं होता। तो अगर कोई भी कंपनी में जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉय इस कंपनी को छोड़ रहे हैं, देन ये बहुत ही नेगेटिव साइन माना जाता है। और लास्ट चीज़ ये है कि जो फेमस इन्वेस्टर, इंडिया के जो बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला, वो भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ क्वार्टर पहले ही उन्होंने इस कंपनी में अपना सारा स्टेक बेच दिया है। इसकी वजह से लोगों का इस कंपनी के बारे में इंप्रेशन सडनली नेगेटिव हो गया है, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए वो डायरेक्ट मैनेजमेंट के पास रीच कर सकते हैं और उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जबकि रिटेल इन्वेस्टर को बात पता नहीं चलता। तो किसी भी बड़े इन्वेस्टर का ऐसे एक मोनोपोली स्टॉक में से निकालना एक बहुत ही बुरा साइन माना जाता है। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस कि एमसीएक्स क्या है, एमसीएक्स का बिजनेस क्या है, इसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके वैल्यूएशन और इसके रिस्क के बारे में। तो आई होप आप सभी लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए देन वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ये बताइए कि आप नेक्स्ट एनालिसिस किस टॉक में देखना चाहते हैं या फिर किस टॉपिक में देखना चाहते हैं। मैं श्योरली उस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।